हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 4 के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं। दोस्तों चैप्टर 4 का नाम अपने को पता होना चाहिए। चैप्टर 4 का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये अपने चैप्टर 4 का नाम है और इस चैप्टर 4 के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट को देखने वाले हैं हम लोग। और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों जो डेरिवेशन है इसका आपको कम से कम 2 वीडियो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो मिलने वाला है। मतलब इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन में दोस्तों मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको आपको हर हाल में बढ़िया तरीके से लिख करके बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद दोस्तों PYQ मिलाओगे ना तो आप कहोगे सर जो आपने कराया है, जो आपने चुन करके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कराया है वही सब कुछ आपके PYQ में मिल रहा है। दोस्तों इस क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेशन, उसमें पहला डेरिवेशन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। वह क्या है कि बायो-सेवर्ट का नियम बताइए। सबसे पहले क्या करना है, बायो-सेवर्ट का नियम बताना है। उसके बाद इसके आधार पर किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली या वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब दोस्तों अपना टारगेट केवल इस क्वेश्चन पे नहीं है, इस क्वेश्चंस के साथ साथ 1 नंबर के जितने क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। और दोस्तों देखोगे आप क्लास जो भली से क्लास 50 मिनट या 1 घंटे की हो जाए, उस 50 मिनट या 1 घंटे के अंदर दोस्तों आपको काफ़ी जानकारी इस चैप्टर से होने वाली है। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन, हो जाइए बढ़िया तरीके से तैयार। हर एक डेरिवेशन को बढ़िया तरीके से लिख लीजिए और लिख करके उसको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर डालिए ताकि एग्जाम में आए तो ये आपसे छूट ना पाए। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है कि बायो-सेवर्ट का नियम। दोस्तों बायो-सेवर्ट का नियम ही 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब 1 नंबर का इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वर्ड आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बायो-सेवर्ट नियम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए और फार्मूला ही आपको काम आएगा। और फार्मूला क्या है दोस्तों, बायो-सेवर्ट के नियम में फार्मूला है कि DB प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपान R²। जब भी दोस्तों ये लाइन लिखें उसके साथ साथ इसके लिए एक छोटा सा फिगर होता है, उस फिगर को जरूर बनाएं। वो फिगर क्या है, देखो ऐसे ये, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर। ये धारावाही चालक है दोस्तों, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्पांश लंबाई लेते हैं। क्या लेते हैं, अल्पांश लंबाई यानी छोटी सी लंबाई। और छोटी सी लंबाई का सिंबल होता है DL। लंबाई का सिंबल L, छोटी लंबाई है तो DL। इस DL से थीटा एंगल पर कोई पॉइंट है P, और ये पॉइंट P इस वाले करंट कैरिंग कंडक्टर से स्मॉल r डिस्टेंस पर होता है। ये फिगर बनाना है, ठीक। इस फिगर में दोस्तों DL क्या है, अल्पांश लंबाई है। R क्या है, इस अल्पांश लंबाई से कितने डिस्टेंस पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। और थीटा इस अल्पांश लंबाई से वह पॉइंट P कितने डिस्टेंस पर है। I इस धारावाही इस चालक में क्या धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। तो ये लाइन 1 नंबर में जो अगर आपको बायो-सेवर्ट नियम लिखना है तो ये चीज़ लिखे, उसके साथ ये फिगर बना दे, ठीक। अच्छा, प्रोपोर्शनल साइन को दोस्तों जब भी हम लोग रिमूव करते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को जब भी रिमूव करते हैं क्या लेकर आते हैं, आप तुरंत बोलोगे कांस्टेंट। और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं μ0/4π। ये पूरा कांस्टेंट आता है। बाकी आगे वाला टर्म लिख दो, आगे क्या है, IDL साइन थीटा अपान R²। दोस्तों इतना अगर लिख दे रहे हो तो और अच्छी बात है। बाकी केवल पहली लाइन लिख कर छोड़ दे रहे हो, ये फिगर बना दो, बायो-सेवर्ट नियम हो गया। अब दोस्तों बायो-सेवर्ट नियम 1 नंबर में ये है, और इसके साथ साथ बायो-सेवर्ट नियम का सदिश रूप 1 नंबर के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप, डायरी में क्या लिख दे रहा हूँ, सदिश रूप। और सदिश रूप किसका, बायो-सेवर्ट नियम का। सदिश रूप दोस्तों डायरेक्टली याद कर लो, कैसे होता है ये आपके एग्जाम में नहीं आता है। डायरेक्टली याद करोगे, क्या याद करोगे कि DB वेक्टर
डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर साइन थीटा है तो क्रॉस समझ जाओगे, क्रॉस अपान आर क्यूब। ये दोस्तों है बायो सेवर्ट नियम का सदिश रूप जो आपके 1 नंबर के लिए ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। डायरेक्ट कहता है बायो सेवर्ट नियम का सदिश रूप लिखिए। ये तो बायो सेवर्ट के नियम से रिलेटेड बातें हो गई। यहाँ पे पूछा भी था बायो सेवर्ट का नियम बताइए, आपने नियम बता दिया। बताओ हमने कहीं भी कोई वर्ड लिखा क्या, किसी वर्ड पे फोकस कर रहे हैं क्या? नहीं दोस्तों, फिजिक्स में वर्ड बहुत मायने नहीं रखता है, रखता है ये डायग्राम, ये फार्मूले, ठीक है। अब दोस्तों ये जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, उस पर 5 मिनट देते हैं। देखो सबसे पहली बात कि म्यू नॉट को कहते क्या हैं, ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। अगर वाइवा हो गया है ठीक है, नहीं हुआ है दोस्तों, ये म्यू नॉट क्या होता है आपसे पूछ सकते हैं। तो म्यू नॉट को क्या बोलोगे? वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं म्यू नॉट को? वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि म्यू नॉट का मान मात्रक व बीमा, कोई में से एक। म्यू नॉट का मान क्या होता है, म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, म्यू नॉट की बीमा क्या होती है, ठीक है। अब दोस्तों इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि म्यू नॉट का डायरेक्टली मान याद करो क्या होता है, या म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये दोस्तों आपको याद होगा, अगर नहीं याद है इसको रट्टा मार लो कि म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये आपको दोस्तों रट्टा मार लेना, एकदम बढ़िया तरीके से रट्टा मार लो कि म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ मान हो गया, ये मात्रक हो गया, मात्रक से क्या निकाल लो कि बीमा। मतलब इतनी बात याद करने से सब कुछ बातें याद हो जाएंगी, ठीक ना। पहला चैप्टर जब पढ़े थे आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जब पहला चैप्टर दोस्तों पढ़े थे तो वहां पे एक चीज याद किए थे, क्या? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट में क्या याद किए थे? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसका ये मान याद ना हो चलेगा, लेकिन इसका ये मात्रक याद होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर पढ़ा रहे चैप्टर 4, चैप्टर 1 को कहाँ लेकर आ रहे हैं। है जरूरत यहाँ पे दोस्तों, बहुत जरूरत है। यहाँ पे क्या जरूरत है कि इस म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध होता है और उस संबंध पे गजबे क्वेश्चंस आता है, ठीक ना। संबंध क्या होता है पहले कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c²। इसको दोस्तों ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो c² इक्वल टू 1/1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर दोस्तों c² इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों ये लाइन आपको एकदम बढ़िया तरीके से दिमाग में रखना है कि c² इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट या c इक्वल टू 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एग्जाम टाइम में दोस्तों ऐसे आपको पढ़ना है, चुन चुन कर पढ़ना है। हर एक चीज को एकदम नहीं पढ़ना है, कुछ चुन चुन कर पढ़ना है। जब चुन चुन के पढ़ोगे तो कम समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ लोगे। एक तरफ से पढ़ोगे ना, पता चला कि इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। हम क्या कर रहे हैं, आपको चुन चुन करके बढ़िया चीज़ें छाट के पढ़ा रहे हैं, जो आपके 1 नंबर, जो आपके 2 नंबर, जो आपके 3 नंबर या जो आपके बड़े नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो, उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही काम करना है। बायो सेवर्ट का नियम याद करिए, यहाँ तक फिगर बनाइए, बायो सेवर्ट का सदिश रूप आप याद करिए। बाकी म्यू नॉट का मान मात्रक बीमा, एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक बीमा हो गया। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन है। अब दोस्तों यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन पता है कितनी बार, बहुत बार आया है। क्या क्वेश्चन आता है कि देखो क्वेश्चन क्या आता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का क्या एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक व बीमा। अब दोस्तों इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, मात्रक क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है, ठीक।
साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और क्या कि रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक व बीमा। ठीक, और घुमा के क्या पूछता है कि 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक व बीमा का मान मात्रक व बीमा। दोस्तों एक पता रहेगा, केवल ये पता रहेगा, ये याद रहेगा, सब आंसर दे लोगे, केवल एक पता रहे। दूसरा 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक व बीमा। दोस्तों इतनी बात आपको एकदम कहाँ से याद हो जाएगी, केवल आपको अगर ये याद है। ठीक है, तो इन सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ठीक है, अगर वीडियो ईमानदारी से देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि इस सभी का आंसर कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक व बीमा, रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक व बीमा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक व बीमा और 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक व बीमा क्या होगा। और इतने दोस्तों जो हैं इनमें से एक ना एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, चलो अभी हम जो प्रूफ करना चाह रहे हैं अभी उस पे प्रूफ पे नहीं आए हैं, उससे रिलेटेड दोस्तों जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमने उसको पहले बताया। अब दोस्तों क्या आते हैं कि इसके आधार पर किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों ये वर्ड चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, बोले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दोनों बात एक ही है, जैसे वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 4 मात्रक तो जैसे वैद्युत क्षेत्र में 2 मात्रक मैंने याद करवाया था ना, क्या याद करवाया था, याद है ना, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर 2 मात्रक याद किए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में 4 मात्रक, क्या क्या, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर, तीसरा टेस्ला और चौथा गॉस। 4 मात्रक दोस्तों, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस। दोस्तों इन दोनों में रिलेशन पूछ लेता है। कैसे रिलेशन कि एक टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन है, तो टेस्ला और गॉस में रिलेशन जो होता है दोस्तों 1 टेस्ला इक्वल टू 10 पावर 4 गॉस, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 पावर 4 गॉस। ठीक ना, इतनी बातें दोस्तों आपको अभी इतनी स्लाइड से यानी इस बोर्ड पे जो लिखी गई है इतनी बातों को बढ़िया तरीके से लिखो। इतनी बातों से दोस्तों आपको लगने लगा होगा कि जो क्लास देख रहे हैं उस क्लास से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, पूरी जितना देते दोस्तों वीडियो रहेगी पूरा देख लेंगे तो आपको लगेगा कि ये चैप्टर पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होने जा रही है। ठीक है, चलो भाई अब मैं साइड होता हूँ। एक ही चीज़ों को बढ़िया से चुन करके भाई अपने एक फेयर कॉपी जो बना रहे हो उस फेयर कॉपी में लिख डालो। अगर नोट्स नहीं बनाए हो, नोट्स बनाए हो तो जहाँ पे लिखे हो सब चीज़ों को टिक मार लो कि भैया यही पढ़ना है तो यही पढ़ना है, अब इसके अलावा कुछ हो नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो भाई इरेज करते हैं, इरेज करते दोस्तों, इरेज करते हैं। ठीक है, अब अपने को जो अपने को डिराइव करना है उस डेरिवेशन पे आते हैं। अभी डेरिवेशन पे नहीं आया, सोचो इतनी बातें दोस्तों हमने सीखा और अभी तक डेरिवेशन पे आया नहीं। लेकिन दोस्तों अब इतनी बातें सीखी हो ना, अब आपको मज़ा आएगा, अब आपको थोड़ा सा रोमांच हो गया होगा, लगा होगा कि हाँ ये जो टॉपिक है ना वो टॉपिक समझ में आएगी। चलो भाई चलो देखो शुरू करते हैं अब। तो करना क्या है, इसके आधार पर किसी वृत्ताकार धारावाही लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वृत्ताकार धारावाही लूप बनाते हैं। लूप कैसे बनाते हैं, ये देखो यहाँ पे, ये दोस्तों हमने क्या बना दिया, कोई वृत्ताकार धारावाही लूप। देखो ये ठीक ना, ये देखो ऐसे दोस्तों हमने वृत्ताकार धारावाही लूप बना दिया। मतलब दोस्तों कोई तार था, उस तार को मोड़ करके क्या बना दिया गया, कोई वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली। बात एक ही है, वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली बना दिया गया है। ठीक ना, अच्छा अब इसमें जैसे ये तार है, तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो लूप बन जाए या कुंडली बन जाए, इसमें भी धारा प्रवाहित होगी। लो भैया ये धारा प्रवाहित हो रही, ये धारा ऐसे जा रही है और ऐसे वापस आ रही है, ये देखो यह। ठीक ना, मजा आ गया ये। अच्छा इसका दोस्तों क्या है, सेंटर है, कहीं केंद्र है, सेंटर। अरे लो भैया सेंटर है इसका यहाँ पे, सेंटर मान लो ओ है,
इसी ओ पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ठीक, चलो अब दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, बायो-सेवर्ट का नियम। क्या लगाएंगे, बायो-सेवर्ट का नियम। और बायो-सेवर्ट का नियम का फिगर अभी मैंने बताया, देखो ऐसे फिगर होता है, इसको बोलते हैं धारावाही चालक। ठीक है, ये देखो धारावाही चालक। इससे पूरे से नहीं निकाल सकते, पूरी लंबाई से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते चुंबकीय क्षेत्र, तो बायो-सेवर्ट ने बताया छोटी सी लंबाई से पहले निकालते हैं। ये देखो ये हो गया छोटी सी लंबाई dl। इस छोटी सी लंबाई के से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है p, थीटा एंगल पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है p, और उस पॉइंट p पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान r स्क्वायर होता है। ठीक ना, r स्क्वायर होता है। यही चीज दोस्तों यहाँ पे फॉलो करते हैं भैया, यही तो है बायो-सेवर्ट का नियम, और इसी को यहाँ पे फॉलो करते हैं। फॉलो करने के लिए इस पे छोटी सी लंबाई लेते हैं। लो हमने ले लिया छोटी सी लंबाई, प्यारी सी लंबाई क्या है dl से थीटा एंगल बनाते हुए r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है p की जगह हमने क्या लिया o, चलो भाई o हटा करके p ही ले लेते, तुम्हारी सुन लेते हैं। r डिस्टेंस पर थीटा, अच्छा दोस्तों यहाँ पे जो थीटा है ना, वृत्त की परिधि, ये वृत्त है, वृत्त की परिधि से केंद्र पर खींची गई रेखा सदैव क्या होती है, लंब होती है। वृत्त की परिधि से केंद्र पर खींची गई रेखा सदैव लंब होती है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90। जो यहाँ पे थीटा है यहाँ पे क्या हो गया 90। सीधा सीधा बायो-सेवर्ट का नियम जो यहाँ पे लिखे हो वही क्या करो, यहाँ पे सीधा सीधा उतार लो। अब दोस्तों इसके लिए कुछ वर्ड, राम कथा, प्रेम कथा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, केवल फिगर बनाओ। फिगर बनाने के बाद सीधा सीधा बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, ठीक ना, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या लिखोगे कि dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान r स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों थीटा कितना है, 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि वृत्त की परिधि से केंद्र पर खींची गई रेखा सदैव लंब होती है। जो तो सदैव लंब हो जाएगी तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 रखेंगे एक बार, तो dB इक्वल टू, मुस्कुराते हुए वैल्यू रखो भैया, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपान r स्क्वायर। और साइन 90 की वैल्यू बता रहा हूँ बच्चों, दोस्तों बच्चा जानता है इस समय, साइन 90 की वैल्यू 1। अब जब साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर साइन 90 की वैल्यू दोस्तों 1 हो जाएगी तो क्या बचेगा, यहाँ पे dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान r स्क्वायर। ये तो आया छोटी सी लंबाई के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। अपने को क्या करना है, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर, मतलब पूरे इस लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। छोटा सा मिल गया, क्या हो गया, छोटा सा मिल गया, और ज्यादा चाहिए, छोटा सा मिल गया, ज्यादा चाहिए, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। छोटा सा मिल जाए, ज्यादा चाहिए, समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो। देखो ये इंटीग्रेशन, डर लगता है ना इससे, dB इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान r स्क्वायर। दोस्तों dB का इंटीग्रेशन b इक्वल टू, इसमें कांस्टेंट देखो कौन कौन है, जिसके साथ d न लगा हो, जिसके साथ d न लगा हो, तो d किसके साथ नहीं लगा है भैया मेरे, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान r स्क्वायर के साथ नहीं लगा है। किसके साथ लगा है, dl, यानी l के साथ लगा है, l वाला अंदर रहेगा, बाकी सबको कर दो बाहर। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान r स्क्वायर, और dl का इंटीग्रेशन l। यही दोस्तों जो l लंबाई का तार था, l लंबाई के तार को आपने मोड़ करके क्या बना दिया गया,
वृत्त बना दिया है आपने, तो इस वृत्त की लंबाई जो l है उस l को क्या लिखोगे, 2πr लिखोगे। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4π I अपान r स्क्वायर और l की जगह पे 2πr। ये देखो r कट गया, एक r बचा है, पाई कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा क्या दोस्तों, b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 I अपान r, b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 I अपान r। ये दोस्तों फॉर्मूला तब के लिए है जब केवल इस वृत्ताकार कुंडली या लूप में केवल तार के एक फेरे हैं। अगर दोस्तों तार के n फेरे हो जाएं, अगर इस वृत्ताकार लूप या कुंडली में तार के n फेरे हो जाएं तो n से मल्टीप्लाई कर दो, तब हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 NI अपान r। ठीक, अब दोस्तों ये जो b आया है, इस b और b चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, तो ये तो परिमाण आया है, दिशा किधर होगा, इस b की दिशा किधर होगा। तो दोस्तों दिशा को निकालने के लिए दो नियम है, दिशा को निकालने के लिए दो नियम है, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पिंच का नियम। तो मैं कहता हूं केवल एक नियम याद करो, उस नियम को याद रखोगे, आने वाले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, न्यूमेरिकल का धुआं कर दोगे केवल एक नियम से, और एक नियम लगा करके यहाँ पे हम b की दिशा निकाल सकते हैं। वो नियम क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, मतलब दायां हाथ निकालना भैया। दायां हाथ कौन है, जिस हाथ से तुम लोग खाना खाते हो, जिस हाथ से तुम लोग खाना खाते हो तुम्हारा है क्या, दायां हाथ। एकाक लोग अपवाद में खाते बाएं हाथ से, ठीक। तो ये हो गया दायां हाथ। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 तो क्या कहता है कि अपने को धारा की दिशा में कर लो अंगूठा। देखो धारा दिशा में कर लो अंगूठा, धारा इधर है ना, देखो ऐसे धारा दिशा में कर लो अंगूठा, अंगूठा कर लिए। फैली हुई अंगुलियां, ये अंगुलियां फैली हुई अंगुलियां कहाँ होना चाहिए, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकालना है, सेंटर पर। देखो धारा की दिशा में अंगूठा और जहां पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र वहां पे हो जाएगी फैली हुई अंगुलियां। अब अंगुलियों को मोड़ने की दिशा, अब ऐसे ही मोड़ोगे ना, ऐसे ही मोड़ोगे ना, मतलब अंदर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र किधर हो गया, तल के लंबवत अंदर की ओर। वाह, तल के लंबवत अंदर की ओर। अच्छा, अगर इसमें देखो ऐसे लगाओ, तब देखो धारा दिशा में क्या कर लोगे, अंगूठा, ये देखो भाई, ये देखो ऐसे, देखो ये धारा की दिशा में अंगूठा, यहाँ पे फैली उंगलियां, ये देखो ऐसे तल के लंबवत अंदर की ओर। अगर दोस्तों यही धारा की दिशा ऐसे रही होती, ये देखो ऐसे रहती, तो देखो ये देखो, अब धारा की दिशा में अंगूठा फैली उंगलियां यहाँ पे, अब देखो बाहर तरफ मोड़ते, ये हो गया क्या, बी की दिशा। तो बी की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर या बाहर की ओर हो सकती है, डिपेंड करेगा धारा की दिशा किधर है, डिपेंड करेगा धारा की दिशा किधर है। जिधर धारा की दिशा रहेगा वैसे आप मतलब दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगा करके आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, मजा आ गया ना। बताओ कितना इजी है दोस्तों, कितने स्टेप में, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 लाइन में बिना वर्ड को लिखे, 8 लाइन में बिना वर्ड को लिखे, बिना कुछ मेहनत किए। अगर दोस्तों ये आपको 3 नंबर में या 5 नंबर में आ रहा है, आप इसको छोड़कर आओगे, आप इसको छोड़कर आ गए, बताओ कितना पछताओगे, पछताओगे कि नहीं भैया, एकदम पछताओगे ना। दोस्तों आपको पछताना नहीं है, आपको इसको बढ़िया तरीके से एकदम तैयार करके रखना है। ठीक है, चलो दोस्तों एक तो हो गया, ये बढ़िया क्वेश्चन एकदम ये हो गया। अब आते हैं दोस्तों दूसरे वाले डेरिवेशन पर। मैं साइड हो गया हूँ, इसको पहले आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, दोस्तों अभी हमने एक डेरिवेशन आपको बायो-सेवर्ट के नियम में बताया। आपके एग्जाम में बायो-सेवर्ट के नियम पे 3 डेरिवेशन हैं और तीनों डेरिवेशन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, जिसमें से पहला जो मैंने बताया वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा जो बताने जा रहा हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, तीसरा जो बताऊंगा उसको आप स्किप कर सकते हो, उसको आप छोड़ सकते हो, एक पल के लिए रिस्क ले सकते हो, लेकिन पहले और दूसरे डेरिवेशन में नो रिस्क। भैया पहला और दूसरा डेरिवेशन बढ़िया तरीके से आपको एकदम तैयार करना है, बिना वर्ड को लिखे हुए। बहुत ज़्यादा वर्ड को लिखने की ज़रूरत नहीं है,
जो जिससे मैंने करा वैसे लिख दोगे तब भी एकदम सही है, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा डेरिवेशन है ये। बायो सेवर्ट का नियम क्या है, अब बताने की जरूरत नहीं है एकदम। इसकी सहायता से एक धारावाही कुंडली बोलो या धारावाही लूप, कुंडली की अच्छी रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। एक होता है दोस्तों अच्छी रेखा, एक होता है निरक्षी रेखा। एक्सियल पॉइंट, एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो कहाँ पे निकालना है, एक्सियल पॉइंट पर, अच्छी रेखा पर। देखो कैसे हमने बनाया दोस्तों, ये माना हमने कोई क्या बना दिया, कोई वृत्ताकार कुंडली या लूप बना दिया, और इसकी अच्छी रेखा क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर के ये दोस्तों अच्छी रेखा हो जाएगी। अच्छी रेखा पर यहाँ पर कोई बिंदु है, इसी बिंदु पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, व्यंजक प्राप्त करना है, सूत्र प्राप्त करना है। ठीक, अब दोस्तों सूत्र प्राप्त करने के लिए, व्यंजक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर बायो सेवर्ट का नियम लगाते हैं। और बायो सेवर्ट का नियम लगाने के लिए आपको लेना पड़ेगा अल्पांश लंबाई, छोटी लंबाई। अल्पांश लंबाई यहाँ पे हमने ले लिया, उसका नाम रखा dl। यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर जब लोगे इसका भी नाम रखना पड़ेगा dl। ठीक, अच्छा कितनी डिस्टेंस पर निकाल रहे हो, मान लो हम लोग x डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं। कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, जो भी मन में आए वही लिखो। मैंने x ले लिया, r ले भी ले सकता था, r को मैं यहाँ पे ले लिया ताकि मैं डायरेक्ट बायो सेवर्ट का नियम छाप दूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों मैंने ले लिया r डिस्टेंस, ये हुआ r डिस्टेंस। ठीक ना, अच्छा इस वृत्ताकार लूप या कुंडली की त्रिज्या, अब त्रिज्या हमने r हो चुका है, x हो चुका है, कुछ भी मान लो, हमने मान लिया a। क्या मान लिया, a। दोस्तों यहाँ पे कमाल की बात है, ये जो एंगल होता है डायरेक्टली, अब रट्टा मारो, थ्योरी में कभी बताया गया है कैसे कैसे होता है पूरे डिटेल में। अब आपको क्या है, रिवीजन क्लास चल रही है, रिवीजन क्लास, और इसमें डायरेक्टली याद करो कि यहाँ पे एंगल होता है 90 और इस वाले एंगल को हमने मान लिया फाई। ठीक ना, अच्छा अगर हम यहाँ पे लेते तो इस वाली डिस्टेंस को भी क्या मानते, r ही मानते, यहाँ पे जो एंगल बनता उसको भी फाई ही मानते। वेरी गुड, गजब। अच्छा अब दोस्तों यहाँ पे जो dB निकल के आएगा, वो dB बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, जैसा बायो सेवर्ट का नियम याद किए थे ना, अभी क्या याद किए थे बायो सेवर्ट का नियम, कि dB = μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपान r स्क्वायर। याद है ना, एक बार हमेशा रिपीट करो, बायो सेवर्ट का नियम क्या है, dB = μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपान r स्क्वायर। तो डायरेक्टली वही नियम और छाप दो, यहाँ पे लिखोगे क्या, एक लाइन, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, तो dB = μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपान r स्क्वायर। हो गया ना। जैसे इससे पहले थीटा 90 डिग्री क्यों हुआ था, 90 डिग्री मैंने बताया था, वृत्त की परिधि से केंद्र पर खींची गई रेखा लंब होती है। लेकिन यहाँ मैंने बताया याद कर लो, वो तो आपको थ्योरम है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे याद कर लो। अगर दोस्तों यहाँ पे याद कर लिए कि थीटा 90 डिग्री है, यहाँ थीटा = 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो क्या बचा, dB = μ0/4π आइडियल साइन 90 अपान r स्क्वायर, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो dB = μ0/4π आइडियल अपान r स्क्वायर। ठीक है ना। ये दोस्तों जो dB आया है, इस dB की डायरेक्शन किधर है, इस dB डायरेक्शन दोस्तों, इस वाले अल्पांश लंबाई के कारण इस dB की डायरेक्शन ऐसे देखो, यहाँ पे आया, इस पे ऐसे हो गया, और इस वाले dl के कारण जो dB की डायरेक्शन है वह दोस्तों कुछ इस तरीके से ऐसे हो गया। ठीक ना, इस वाले अल्पांश लंबाई के कारण dB ये, और इस वाले अल्पांश लंबाई के कारण dB की डायरेक्शन ये। ठीक, अब दोस्तों अगर इस लाइन को, जो बीच वाली लाइन है, उसको अगर हम बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दें, तो इस dB के दो कंपोनेंट होंगे, दो घटक होंगे, एक घटक तो ये वाला और एक घटक ये वाला। उसी तरीके से इस dB के भी दो घटक होंगे, एक घटक ये वाला, दूसरा घटक
ये वाला। ठीक, अब देख लो फिगर, देख के डर तो नहीं लग रहा है फिगर को, देख लो फिगर, डर तो नहीं लग रहा ना, एकदम दोस्तों डर नहीं लगना चाहिए। कुछ नहीं किया हूँ कि इस वाले डीएल के कारण ये वाला डीबी, इस वाले डीएल के कारण ये वाला डीबी, ये लाइन को बढ़ाया, डीबी के दो घटक, एक घटक ये, एक घटक ये, एक घटक ये, एक घटक ये, एक घटक ये। ठीक, अच्छा अब दोस्तों ईमानदारी से बताना, एकदम ईमानदारी से, कोनो बेईमानी मत करना कि बताओ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच एंगल कितना है, कितना एंगल है? आप तो करो सॉरी तो 90 डिग्री है, एक ऐसे है एक ऐसे है, ऐसे और ऐसे कितना एंगल होता है? 90 डिग्री होता है। तो 90 में से फाई निकाल दोगे, बचेगा एंगल कितना, बचेगा एंगल कितना? तो आप कहोगे सर 90 माइनस फाई, क्या बचेगा? 90 माइनस फाई। अच्छा उसके बाद दोस्तों ये वाली लाइन इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो ये वाला पूरा एंगल कितना होगा? 90, और इसमें से 90 माइनस फाई निकाल दोगे तो ये बचा वाला एंगल, ये जो बचा वाला एंगल है यानी ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाई। अगर दोस्तों ये फाई हुआ तो इसका मतलब जिसके साथ कोण बनता है वह घटक, जिसके साथ देखो ये वाला मिट रहा है मुझसे, जिसके साथ कोण बनता है, जिसके साथ कोण बनता है वह घटक कॉस में, और जिसके साथ कोण नहीं बनता है वह घटक साइन में। जिसके साथ कोण बन गया तो ये हो जाएगा डी बी कॉस फाई, और ये क्या हो जाएगा? डी बी साइन फाई। सेम उसी तरीके से यहाँ पे फाई है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस फाई, और ये इस पे लंब है, ये इस पे लंब है, तो ये बचा एंगल कितना? फाई। अगर ये फाई हो गया तो ये हो जाएगा डी बी कॉस फाई, और ये वाला हो जाएगा डी बी साइन फाई। अब दोस्तों बताओ जितना डी बी कॉस फाई ऊपरा है उतने तो डी बी कॉस फाई निचवा है, जितने ऊपरा उतने निचवा। अगर ये प्लस में 5 तो ये माइनस में 5 हो जाएगा, दोनों बेचारे कट गए। दो कंपोनेंट हुआ दोनों बार में, ये दोनों आपस में कट गए। 4 कंपोनेंट लेते तब कट जाता, 6 कंपोनेंट लेते तब वो कट जाता, 8 लेते तब वो कट जाता। मतलब जितना ज़्यादा कंपोनेंट करोगे, मतलब दुइये में इतना हाल खराब है, हालत खराब हो रही है। 4 कंपोनेंट करोगे कहाँ कहाँ दिखाएंगे ना, इतने फिगर बहुत है। ये कोड वाला लिखाओगे, दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, ये बाकी डायरेक्ट ये फाइल लिख सकते हो। ये तो मैं समझ में आने के लिए बनाया। बाकी दोस्तों ये समझ में आपको ये आना चाहिए, फिगर पहले बढ़िया समझा लोगे, फिगर मतलब समझ में आ गया है बढ़िया तरीके से कि फिगर में कैसे कैसे क्या हुआ है। अब दोस्तों 2 कंपोनेंट लिया तो दोनों बार में केवल डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई मिला। 3 कंपोनेंट लेता 3 डी बी साइन फाई, 4 कंपोनेंट लेता 4 डी बी साइन फाई, यही बतिया ना। तो बहुत सारे कंपोनेंट हो गए, मान के चलो कि n कंपोनेंट हो गए, तो n को जोड़ना डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई, क्या जरूरत है? डायरेक्ट क्या करो? समाकलन कर दो। छोटे छोटे को जोड़ने का मतलब होता है कि समाकलन कर देना। तो पूरी कुंडली के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या कर दें? समाकलन कर दें। किसका समाकलन करें? डी बी साइन फाई का, और डी बी साइन फाई का समाकलन कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? कुल चुंबकीय क्षेत्र। और कुल चुंबकीय क्षेत्र का सिंबल क्या होता है? बी। दोस्तों बी, कुल चुंबकीय क्षेत्र बी। और बी कब मिलेगा? जब हम लोग डी बी साइन फाई का समाकलन कर देंगे। डी बी साइन फाई का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे, ठीक है ना। चलो भाई अब दोस्तों देखो बी इक्वल टू समाकलन डी बी साइन फाई। डी बी की वैल्यू क्या है कि म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर साइन फाई, ठीक ना। जिसके साथ डी लगा है वही अंदर रहेगा, बाकी सब लोग को चल भाई बाहर चलो ना, चलो बाहर करो। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर साइन फाई, बचा का इंटीग्रेशन डी एल, और डी एल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर साइन फाई, और डी एल का एल हो जाएगा। साइन फाई दोस्तों, साइन फाई देखो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर। अगर दोस्तों ये फाई है तो ये सामने की साइड क्या हो जाएगी? लंब। ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कड़ हुआ। साइन बराबर लंब बटे कड़, लंब की जगह पे ए और कड़ की जगह पे आर, तो हो जाएगा ए अपान आर। एल
एल मतलब लंबाई, त्रिज्या अगर ए है तो लंबाई क्या हो जाएगा 2 पाई ए, 2 पाई ए, पाई पाई से कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 आई ए स्क्वायर अपान आर क्यूब। दोस्तों इतना छोड़ दोगे तब भी सही है, इतना केवल छोड़ दोगे तब भी सही है, लेकिन हम कहते हैं क्या जरूरत है इतना छोड़ने को। 2 लाइन और करते, देखो 2 लाइन पाई पाई लाइन क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे आर कर्ण है, आर क्या है कर्ण है, ए लंब है, एक्स आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पता है ना, एकदम पता है। सेंस है आर स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो केवल आर इक्वल टू ये 2 है उधर जाएगा पावर 1/2, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। अपने को क्या चाहिए, आर की घाते 3 चाहिए, दोनों साइड घन कर दो, दोनों साइड घन कर दो, तो ये आर क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। बस यही आर क्यूब की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो रखोगे क्या मिल जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 आई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। बहुत है गजब फार्मूला निकला भैया। अच्छा ये कब के लिए है, जब तार में केवल एक फेरे हों, इस कुंडली में तार के केवल एक फेरे हों, जरूरी थोड़ी है एक का फेरा हो, एन फेरे भी हो सकते हैं, एन फेरे भी हो सकते हैं, 7 फेरे भी हो सकते हैं, तो मान लो एन फेरे हैं, ठीक है, एन फेरे हो जाए तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 एन आई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ये दोस्तों फार्मूला निकल के आया, ठीक ना, ये फार्मूला आपको निकल के आया, म्यू नॉट अपान 2 एन आई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, ठीक ना, ये फार्मूला निकल के आया। तो ये फार्मूला आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले थ्योरी तो तैयार कर लो बढ़िया तरीके से। तो बायो सेवर्ट के नियम पे हमने दोस्तों आपको 2 थ्योरी बताया, इस थ्योरी के लिए दोस्तों आपको वर्ड कौन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फिगर बनाओ, कंपोनेंट कैसे हुए उसको दिखाओ, फिगर बढ़िया से दिखा लोगे, डेरिवेशन कर दोगे ना, तो एग्जामिनर इतने में मंदमुग्ध हो जाएगा, कहेगा जरूरी नहीं है कि वर्ड लिखो कि माना एक वृत्ताकार लूप या कुंडली जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, इस लूप की अच्छी रेखा पर इस स्मॉल एक्स दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ये सब कोनो जरूरत नहीं है लिखने को, फिगर सब कुछ बयां कर रहा है, फिगर सब कुछ बयां कर रहा है, फिगर बना के डायरेक्ट प्यारे से मुस्कुराते हुए डेरिवेशन कर दो ना, बस बस आपके लिए पर्याप्त है, ठीक ना। तो इस क्लास दोस्तों अभी तक 2 डेरिवेशन हुआ है, बायो सेवर्ट का जो तीसरा डेरिवेशन जो अब बताने जा रहे हैं उस पर आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन इन दोनों डेरिवेशन को आपको रिस्क लेने की कोनो ज़रूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से 2 डेरिवेशन को आपको तैयार करना है। तीसरा डेरिवेशन आपके सामने आ रहा है, उसको अगर आपको लगे कि हाँ भैया हमें 70 में 60 प्लस नहीं चाहिए, तब आप वहाँ पे इसको स्किप कर सकते हो, 60 प्लस सपना नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, उसको स्किप कर सकते हो, 50 प्लस सपना देख के चल रहे हो कोई बात नहीं, वहाँ पे स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर 60 प्लस लाना चाहते हो कि 70 में इस बार 60 प्लस आ ही जाए, तो जितना बता रहे हैं उतना तो करना ही पड़ेगा, और उस डेरिवेशन पर रिस्क नहीं ले सकते। अगर 60 प्लस चाहते हो, बाकी 40 या 50 प्लस चाहते हो रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा डेरिवेशन आप करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ, क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछा गया है वो। हाँ दोस्तों, मैंने आपके सामने तीसरा प्यारा सा डेरिवेशन लिखा हुआ है जो कि बायो सेवर्ट के नियम पर भी ही है। मतलब बायो सेवर्ट का नियम आपके एग्जाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम है, मैं कहता हूँ कि बहुत कम है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, मैं तो रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने आपको बार बार सपने दिखा रहा हूँ कि 70 में 60 प्लस 65 प्लस स्कोर कैसे लेकर आएँ। मेरे वीडियो को फॉलो करें, मुझे फॉलो करें, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो अगर मैं इतना सपने दिखा रहा हूँ तो मैं वहाँ पे रिस्क नहीं ले सकता ना। लेकिन आप दोस्तों आपको भी तैयार रखना है अगर आप 60 प्लस या 65 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है क्या ये
बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से, तो बायो-सेवर्ट का नियम तो एकदम जुबान पे हो गया होगा कि डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण x दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगर दोस्तों ये बायो-सेवर्ट का नियम नहीं कहा होता तब तो हमें एकदम बेस्ट तरीका है एम्पियर का परिपथी नियम की सहायता से, और वो तो बहुत ईजी है और वो वेरी इंपॉर्टेंट है। एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से, एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से क्या करना है कि कोई धारावाही, अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना वो बहुत ईजी है। उसको कराएंगे अगले वीडियो में, ठीक ना, अगले वीडियो में कराएंगे। वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पहले अनंत लंबाई के लिए ना निकाल करके एक परिमित लंबाई के लिए निकालते हैं। परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, फिर वहां पे कंडीशन लगा करके अनंत लंबाई वाला निकाल लेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों फार्मूला जो आता है, पहली बात तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। परिमित लंबाई के कारण, परिमित लंबाई के कारण x दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, फार्मूला क्या निकल के आता है, b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान एक्स साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये दोस्तों फार्मूला निकल के आता है। म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान एक्स साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 परिमित लंबाई के लिए। जब अनंत लंबाई करोगे तो फाई 1 फाई 2 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 90 1 1 1 2 2 2 से कट जाएगा, तो आपको मिलेगा म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान एक्स। ये फार्मूला निकल के आएगा। और इस पर क्वेश्चन पूछो मत भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे क्वेश्चन, ठीक ना। तो ये फार्मूला अपने को निकालना है। इस फार्मूले को निकालने के लिए अपन करते क्या है कि एक पहले परिमित लंबाई ले लेते हैं। ये क्या है, परिमित लंबाई है, और ये धारावाही चालक है, इसमें धारा ऐसे आई प्रवाहित हो रहा है। इससे दोस्तों इसके मतलब स्टार से स्मॉल आर या एक्स, क्या है एक्स, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, और इसी पॉइंट पी पर अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और चुंबकीय क्षेत्र जो निकालना है किसका यूज करके, बायो-सेवर्ट का नियम लगा करके। तो बायो-सेवर्ट का नियम लगाने के लिए आपको चाहिए क्या, छोटी सी लंबाई, और छोटी सी लंबाई को बोलेंगे हम लोग डीएल। क्या बोलेंगे, डीएल। और इस डीएल से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है, यहाँ पे थीटा हो गया, और ये आपको 90 दिख ही रहा है, और ये मान लेते हैं एंगल क्या है, फाई है। तो इस छोटी सी लंबाइया के कारण यहाँ पे बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, वह क्या होगा, वह दोस्तों होगा, मैं इसको ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अब तो पता चल गया कि आपको निकालना क्या है। वह क्या होगा कि डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। मतलब वही सीधा मैंने बायो-सेवर्ट के नियम को चिपका दिया, वही सीधा मैंने बायो-सेवर्ट के नियम को क्या किया, चिपका दिया भैया, कुछ नहीं किया मैंने। अब दोस्तों यहाँ पे थीटा, पहले हम लोग थीटा को हटाएंगे, फिर आर को हटाएंगे, फिर डीएल को हटाएंगे। थीटा हटाना है, आर हटाना है, डीएल हटाना है। देखो कैसे कैसे हटाना है, स्टेप बाय स्टेप अपने आप होता जाएगा, और अपने आप निकल पड़ेगा। क्या निकल के पड़ेगा कि बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान एक्स, ये निकल के आएगा, ठीक ना। चलो तो पहले करते क्या है, थीटा को हटाना है। थीटा को हटाने के लिए दोस्तों यहाँ आप क्या देख रहे हो कि इस जो त्रिभुज दिख रहा है आपके सामने, त्रिभुज में कि थीटा प्लस 90 प्लस फाई, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो P यहाँ मान लो Q, यहाँ पे मान लो R। ट्रायंगल इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में थीटा प्लस 90 प्लस फाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो अपने को फाई चाहिए, थीटा हटाना है, थीटा हटाना है ना, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस फाई, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस फाई। यही थीटा यहाँ पे रखो, तो डी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा जगह पे 90 माइनस फाई अपान आर स्क्वायर।
तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस फाइव कॉस फाइव अपान आर स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या करना, आर को हटाना है। आर को हटाने के लिए कॉस फाइव यूज करो। सिंस कॉस फाइव, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कण, आधार बटे कण। आधार यहाँ पे क्या है, थीटा के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आधार ये कण ये, कॉस बराबर आधार बटे कण। आधार की जगह पे एक्स, कण की जगह पे आर। अपने को तो आर चाहिए, तो आर दोस्तों यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा एक्स बटा कॉस फाइव, एक्स बटा कॉस फाइव, उसको हम कहेंगे एक्स सेक फाइव। आर निकल गया। जब आर निकल गया, आर चाहो तो यहाँ रख दो, ठीक ना। आर मैं यहाँ रख देता हूँ, तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल कॉस फाइव अपान एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव। अब डीएल निकाल लेते हैं। अब डीएल निकालने के लिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया ये लंबाई है एल, यानी अगर मैं फाइव लगाता हूँ और अपने को ऐसा लगाना है कि इसमें आर ना आए। अब आर तभी नहीं आएगा, यानी कण नहीं आना चाहिए। भैया आर को तो हटाया हूँ ना, आर फिर से आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा मैटर में पूरा। आर नहीं आना चाहिए, तो क्या लगाऊँ, साइन अगर लगाता हूँ, साइन बराबर लम बटे कण, आर आ रहा नहीं, साइन नहीं लगाएंगे। कास बराबर आधार बटे कण, ओ आर फिर आ रहा है, कास भी नहीं लगाएंगे। टेन बराबर लम बटे आधार, हाँ ठीक है। तो टेन फाइव सिंस है, टेन बराबर लम बटे आधार, लम क्या है एल, आधार क्या है एक्स, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स टेन फाइव। मुझे क्या चाहिए, डी एल चाहिए। डी हटाने के लिए इंटीग्रेशन और डी लाने के लिए डिफ्रेंसिएशन, दोनों पक्षों का फाई के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का फाई के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, तो डी एल का अवकलन करोगे फाई के रिस्पेक्ट में, तो डी एल अपान डी फाई इक्वल टू एक्स कॉन्स्टेंट टेन का सेक स्क्वायर फाई। तो डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई, डी एल आ गया। अब डी एल की वैल्यू यहाँ पे ले जाके रख दो, तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान एक्स स्क्वायर, डी एल के प्लेस पर एक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई, आगे क्या है कॉस फाई अपान एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। एक एक्स से कट गया, सेक स्क्वायर फाई से कट गया, तो डी बी इक्वल टू क्या मिला, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान एक्स स्क्वायर कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई ये वाला डी फाई ये वाला, बाकी तो बेचारे बर्बाद हो गए। एक्स स्क्वायर हमने क्या कर दिया भाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान एक्स स्क्वायर, तो आई एक्स स्क्वायर तो हमने यहाँ पर लगाया है ना, एक्स स्क्वायर आई अपान एक्स बचा, ठीक, एक्स कर गया, एक एक्स बचा, एक एक्स हमने लिखा यहाँ पे, ठीक। ये डी बी आया है, यानी छोटी सी लंबाई के कार्ड आया है। अपने का चाहिए पूरी लंबाई के कार्ड चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक पहले इसको ये मिला दो और इस वाले एंगल को बोल दो कि ये है फाई 1, और इस वाले एंगल को पूरा यहाँ मिला दो और इस वाले एंगल को बोलेंगे हम लोग फाई 2, यानी माइनस फाई 1 से फाई 2 तक इंटीग्रेशन कर दो। माइनस का है क्योंकि इस वाली लाइन के नीचे है, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक इंटीग्रेशन कर दो। पूरी लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र टपक पड़ेगा, पूरी लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो पूरी लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, किसका, इसका, और लिमिट क्या हो जाएगा माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, ठीक। तो डी बी का इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान एक्स कॉस फाई डी फाई, और लिमिट क्या है माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। डी बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी कांस्टेंट देखो, फाई डी किसके साथ लगा है, फाई के साथ, यानी फाई वाला टर्म वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट में म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान एक्स कांस्टेंट हो गया,
बचा क्या इंटीग्रेशन में, माइनस फाई 1 से फाई 2 कॉस फाई डी फाई। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान एक्स। कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई और लिमिट क्या है, माइनस फाई 1 से फाई 2। b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान एक्स। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट साइन फाई 2, फाई जगह फाई 2 माइनस साइन फाई 1 में माइनस फाई 1 लिखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान एक्स साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। चाहे फाई 2 प्लस फाई 1 लिखो, चाहे फाई 1 प्लस फाई 2 लिखो, दोनों बात एक ही है। ये तो दोस्तों आया अभी परिमित लंबाई के लिए। मुझे क्या चाहिए, क्या था, अनंत लंबाई के लिए। तो अनंत लंबाई के लिए क्या करोगे कि फाई 1 इक्वल टू 90 डिग्री, फाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अनंत लंबाई के लिए फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो 90 डिग्री वैल्यू 1, 90 डिग्री वैल्यू 1, 1 1 2। तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा ये लाइन कि b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान एक्स इंटू 2 से कट जाएगा। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान एक्स। ये दोस्तों आपका रहा डेरिवेशन। ठीक है ना, साइज में बड़ा बढ़िया है ना, मज़ेदार है ना। चलिए दोस्तों, तो वीडियो दोस्तों लेंथ कितनी हो गई है, बहुत छोटा तो नहीं हो गया क्या साइज में। चलो 360 की जगह थोड़ा ऊपर कर लेना, बहुत छोटा छोटा लिखा गया है क्योंकि मैं चाह रहा था कि ताकि इरेज ना करना पड़े, ताकि इरेज कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा यार। चलो छोटा बहुत लिखा हूँ मैं, मुझे पता है, मैंने बहुत छोटा छोटा लिख दिया है। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं। तो आज की इस क्लास में हमने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखे हैं और 1 घंटे की वीडियो होने वाली है, 50 मिनट हो गया है तो यहीं तक रखते हैं। और अगली क्लास में दोस्तों हम लोग अभी इस चैप्टर का मुझे लग रहा है कि 2 वीडियो और लेना पड़ेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास में दोस्तों क्या समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत परेशानी है, कोई दुख तकलीफ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। यहाँ सर ये चीज़ हमें एकदम समझ में नहीं आया है, मज़ा नहीं आया है, तो उस चीज़ को हम फिर से बताने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी दोस्तों क्या चीज़ मज़ा आया, क्या अच्छा लगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्या है जो है दिल की बात, छाप दो उसको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रख सकते हैं, फिर मुझसे मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई, सबको बाय बाय, राधे राधे।